इंटू P3, क्लियर है ना, और इंटू T2 बाई T1 है ना, तो इक्वल हो जाएगा, तो T2 बाई T2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 पे पावर समथिंग 1 हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आपका यही आएगा, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट, ध्यान रखना है आपको, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट के लिए जो इंटरमीडिएट प्रेशर डिफाइंड होगा दैट इज रूट अंडर P1 इंटू P3, क्लियर है। अब यहां से एक चीज और हम समझ सकते हैं, क्या, देखो यहां पे ध्यान दो, अब यहां से एक चीज हम और समझ सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कि P2 इज इक्वल टू, है ना, P2 स्क्वायर कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P1 इंटू P3, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब यहां से जो हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि P2 इंटू P2 इज इक्वल टू P1 इंटू P3। अब यहां से लिख सकते हैं P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P2, क्लियर है। यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P2। आप देखो, ध्यान दो, समझो, ये आपको क्या शो कर रहा है, इस इक्वेशन से आप क्या समझ रहे हो, आप यहां से ये समझ रहे हो कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट के लिए जो प्रेशर रेशियो होगा वो ईच स्टेज में क्या होगा, इक्वल होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहां से ये P2 बाई P1 मेरा क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है P2 बाई P1 क्या शो कर रहा है, तो कंप्रेशन प्रेशर रेशियो है ना, प्रेशर रेशियो फॉर कंप्रेसर 1, और P3 बाई P2 मेरा क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो, यहां पे निकलेगा तो 3 हो जाएगा, है ना, और यहां पे 2 है, तो P3 बाई P2 मेरा क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन रेशियो फॉर कंप्रेसर 2, क्लियर है ना। तो कहने का मतलब हुआ यहां से कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट के लिए जो प्रेशर रेशियो होगा वो ईच स्टेज में क्या होगा, इक्वल होगा, क्लियर है। तो आइए यहां से एक और हम लोग इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकालते हैं, जो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए यहां पे। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि दिस रिलेशंस है ना, दिस रिलेशंस P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P4 है ना, ये जो रिलेशंस मेरा आया है ना, कौन सा रिलेशंस, P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P2 जो आया है ना, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट है ना, मिनिमम वर्क इनपुट प्रेशर रेशियो will be same for each stage, क्लियर है ना। प्रत्येक स्टेज के लिए क्या होगा, फॉर ईच स्टेज, प्रत्येक स्टेज के लिए जो आपका प्रेशर रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्लियर है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि P2 बाई P1, सो हम लिख सकते हैं कि P2 बाई P1 इज इक्वल टू कितना, P3 बाई P2 इज इक्वल टू P4 बाई P3 है ना। एक कब हम बात कर रहे हैं, सो आप ऐसे लिख सकते हो, सो इफ देयर इज n स्टेजेज, अगर वहां पे कितना है, n स्टेजेज है, क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 इस तरह से n स्टेजेज है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि P2 बाई P1 इक्वल टू P3 बाई P2 इज इक्वल टू P4 बाई P3 इज इक्वल टू सो एंड सो, P अगर हम n+1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक कम, देखो यहाँ 4 है तो 3, तो n प्लस 1 है तो यहाँ n हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना k। क्लियर है? तो हम इसको लिख सकते हैं इस कंसेप्ट से। पहले समझो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले इस रिलेशंस को हम डिफाइन किए, इस रिलेशन से हम ये बोल सकते हैं कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट, है ना, प्रेशर रेशियो विल बी सेम फॉर ईच स्टेज। क्लियर है ना? अब हम अगर बात करें कि इफ देयर इज एन स्टेज, अगर वहां पे एन स्टेज है तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। और एक प्रेशर रेशियो, एक स्टेज का जो प्रेशर रेशियो है उसको हम कितना मान ले रहे हैं, के मान ले रहे हैं। क्लियर? तो इसको हम आगे लिख सकते हैं कि P2 बाई P1 इज इक्वल टू के, है ना। इससे नो क्लियर है? तो यहां से हम और अगर लिखना चाहें तो P2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी, तो हम लिख सकते हैं K इंटू P1। क्लियर? सिमिलरली हम इसी तरह लिख सकते हैं कि P3 बाई P2 इज इक्वल टू के, है ना। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि P3 बाई P2 इज इक्वल टू के, है ना। और अगर हम यहां से लिखे P3, क्लियर है, अगर हम यहां से लिखना चाहें P3 तो क्या हो जाएगा, तो P2 इंटू के हो जाएगा। P2 का वैल्यू कितना लाए हैं हम, देखो यहाँ पे ये P2 का वैल्यू हम ला चुके हैं K इंटू P1, है ना। तो P2 की जगह पर हम K इंटू P1 पुट कर देंगे तो P3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, है ना, P2 के जगह पे K इंटू P1, तो P1 और इंटू क्या आ जाएगा, K इंटू K स्क्वायर। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि हम ये रिलेशन इस तरह से ला सकते हैं। सिमिलरली इसी तरह हम आगे का टर्म अगर यूज करते हैं, है ना, सिमिलरली इसी तरह हम आगे का अगर टर्म यूज करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो। सिमिलरली अगर हम इसी तरह यूज करते हैं, है ना, तो यहीं पे कंटिन्यू कर लो कि अगर हम P4 लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू, है ना, P3 है तो P1 तो सब में रहेगा, तो P1 हम लिख सकते हैं इंटू K पे पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसी तरह से अगर हम आगे सारे टर्म को लिखना चाहें, Pn प्लस 1 को हम लिखना चाहें तो डेट इज इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू K पे पावर n। क्लियर है? फिर से समझो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। P2 इज इक्वल टू K इंटू P1। हम सिमिलरली चूंकि A इज इक्वल टू K है तो P3 बाई P2 को भी हम K लिख सकते हैं, P3 बाई P2 को भी K लिख सकते हैं। K क्या है, K जो है 1 स्टेज का कंप्रेशन रेशियो दिखा रहा है। क्लियर है ना? तो डेट इज इक्वल टू P3 बाई P2 इज इक्वल टू K, P3 लिखेंगे तो P2 इंटू K, P2 का वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो K इंटू P1, तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, है ना, P1 इंटू K पे पावर 2। अगर हम सिमिलरली यहाँ 3 है तो P1 और K पे पावर 2, यहाँ पे जब P4 लेंगे तो P1 तो रहेगा ही एक कम, जो यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पावर कितना, 3। सिमिलरली यहाँ पे n प्लस 1 तो एक कम होगा पावर, P1 तो रहेगा ही, पावर K पे एक कम होगा तो यहाँ एक कम करोगे तो K पे पावर कितना, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो हम एक रिलेशन डिफाइन किए, यहां से हम बोल सकते हैं कि जो Pn प्लस 1 है वो क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, है ना। या फिर ये बोलो कि Pn प्लस 1 इज इक्वल टू P1 इंटू K पे पावर n। यहां से हम लिख सकते हैं Pn प्लस 1, है ना, Pn प्लस 1 अपॉन P1 इज इक्वल टू K पे पावर n। क्लियर है ना? अब देखो यहाँ पे ए रिलेशंस भी मेरा डिफाइन होगा प्रेशर रेशियो के फॉर्म में, है ना। अब ए जो प्रेशर रेशियो है ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये आपको डिफाइन कर रहा है ओवरऑल प्रेशर रेशियो, है ना। एन स्टेज में जो ओवरऑल, है ना, कहां तक जाएंगे, n प्लस 1 तक, और ए P1, तो ए Pn प्लस 1 मतलब लास्ट का प्रेशर है और ये क्या है, इनिशियल है, तो ए P प्लस n, है ना, ये जो आपका है Pn प्लस 1 अपॉन P1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स ओवरऑल प्रेशर रेशियो। ये आपको दिखा रहा है ओवरऑल प्रेशर रेशियो को, जबकि K आपका क्या दिखा रहा है, तो K क्या है, P2 बाई P1, या बोलो क्या P3 बाई P2। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब कोई एक प्रेशर रेशियो को दिखा रहा है ना। तो ये आपको रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर रेशियो फॉर 1 स्टेज, ये दिखाएगा
प्रेशर रेशियो फॉर वन स्टेज, ठीक है ना। ये आपको एक स्टेज के लिए प्रेशर रेशियो दिखाएगा, जबकि आपका ये आपको क्या दिखा रहा है, ओवरऑल प्रेशर रेशियो, मतलब जितना मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है और जो मिनिमम प्रेशर था उसका रेशियो, ओवरऑल प्रेशर रेशियो। क्लियर है। तो ये यहाँ से कुछ पॉइंट्स हमको ये सब ध्यान में रखना है। ओवरऑल प्रेशर रेशियो को हम लिख सकते हैं, ये आपको वहां पे काम आएगा जहां पे आपको पूछेगा कि दिस मिनिमम वर्क रिक्वायरमेंट के लिए आपका नंबर ऑफ स्टेज कितना करना होगा, या फिर इतना प्रेशर को डेवलप करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मल्टी स्टेज में जो नंबर ऑफ स्टेजेज है ना, वो कितना डिफाइंड होगा, जो n का वैल्यू है वो कितना डिफाइंड होगा। तो यहां से जो है आप n का वैल्यू क्या कर सकते हैं, इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब है कि यहां से जो है हम रिलेशंस डिफाइन किए, है ना। उसमें से क्या डिफाइन किए, तो सबसे पहले हम आपको ये डिफाइन किए कि जो आपका प्रेशर रेशियो आएगा, है ना, जो इंटरमीडिएट प्रेशर आएगा P2 इज इक्वल टू डेट इज P1 इंटू P3 का रूट अंडर, पहला रिलेशन हम ये बताएं यहाँ पे। दूसरा हम ये बताएं कि इसी को हम सॉल्व करेंगे तो P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P2 लिख सकते हैं, और ये हमको बताता है कि ईच स्टेजेज का प्रेशर रेशियो क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ से इस रिलेशंस को हम निकाल के फिर हम ओवरऑल एफिशिएंसी के फॉर्म में, है ना, अगर n नंबर ऑफ स्टेजेज है तो इसके बीच में एक रिलेशंस डिफाइन किए। जो मेरा मल्टी स्टेज कंप्रेशन होता है, अगर उसमें n नंबर ऑफ स्टेजेज हो, है ना, आपको याद होगा कि अगर n नंबर ऑफ स्टेजेज हो तो वहां से ओवरऑल प्रेशर रेशियो Pn+1 अपॉन P1 इज इक्वल टू K पे पावर n, एक रिलेशंस जो है हम लोग डिफाइन किए थे। इस या नो, क्लियर है ना। अब देखिए इसी में एक पॉइंट और हम लोग को ध्यान देना है ना, कि जो कंप्रेसर मल्टी स्टेज कंप्रेसर में मान लिया 2 स्टेजेज कंप्रेसर है, क्लियर है। अगर मेरा 2 स्टेजेज कंप्रेसर है तो 2 स्टेजेज कंप्रेसर के केस में क्या होगा, है ना, कि सपोज दैट, देखिए थोड़ा सा डायग्राम से समझिए आप, है ना, कि सपोज दैट कि पहला आपका जो कंप्रेसर है वो दिस वन कंप्रेसर नंबर फर्स्ट, है ना, और दूसरा जो है दिस इज कंप्रेसर नंबर 2, दिस इज कंप्रेसर नंबर 2, क्लियर है। ए आपका कंप्रेसर 1 है, ए कंप्रेसर 2 है। अब यहां से आपको इन करता है, फिर यहां से फिर आपका बीच में इंटरकूलिंग होता है, फिर यहां सेकेंड में इन करता है, फिर यहां से निकलता है, और फिर जो है आपको कहीं रिसीवर में ए आपका रिसीव हो जाता है, क्लियर है ना। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाए थे। यहाँ पे सपोज दैट आपका पॉइंट 1 है, यहाँ पे हम लोग 1 डैश को रिप्रेजेंट किए थे, यहाँ पे आपका इंटरकूलर था, यहाँ पे 2 से रिप्रेजेंट किए थे, फिर यहाँ पे आपका 2 डैश से रिप्रेजेंट किए थे, क्लियर है ना। तो इस तरह से जो है हम आपको डायग्राम बनाए थे मल्टी स्टेज कंप्रेसर का। इसका एक पीवी डायग्राम भी हम आपको रिप्रेजेंट किए थे, है ना। पीवी डायग्राम में हम आपको क्या बताए थे कि सपोज दैट कि दिस इज कंप्रेसर नंबर 1, ये आपका कंप्रेसर 1 में कंप्रेशन हो रहा है, कहां से कहां, 1 से लेकर 1 डैश तक, फिर आपका इंटरकूलिंग हो रहा है, फिर कंप्रेसर 2 में हो रहा है, तो 8.2 हो जाता है ना, और इसको हम लोग 0.2 डैश बोलते हैं, क्लियर है। फिर इस तरह से, और कहने का मतलब है कि फिर इसको जो है यहाँ पे सक्शन होता है। तो इस तरह से मेरा कंप्रेसर 1 में जो कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, फिर आपका इंटरकूलिंग हुआ, फिर कंप्रेसर 2 में जो कंप्रेशन प्रोसेस हुआ 2 डैश, है ना। इसको अगर हम आइसोथर्मल की तरह दिखाते हैं तो एक और कुछ इस तरह से हम लोग डायग्राम रिप्रेजेंट करते थे, है ना। ए वाला ए क्या शो करता है, Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस, जबकि हम लोग जनरली यहाँ पे एक्चुअल में कैसा लेते हैं, तो Pv पे पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ए भी आपको सेम ही होता है ना, तो जो कि पॉलीटॉपिक प्रोसेस होता है। तो ये सारा चीज हम लोग देखे थे, क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग को ये देखना है ना, क्लियर। लास्ट में हम ये सारी चीज आपको बताए थे, इसमें से हम एक पॉइंट और ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो कंप्रेसर 1 में जो वर्क इनपुट हम लोग देंगे, जो हम लोग कंप्रेसर 1 में वर्क इनपुट देंगे और कंप्रेसर 2 में जो वर्क इनपुट देंगे, क्लियर है ना। अगर हम बात करें, है ना, परफेक्ट इंटरकूलिंग और मिनिमम वर्क इनपुट का, तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। देखिए समझिए थोड़ा सा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। पहले इसके पहले हम आपको एक चीज बता दें कि हम बताए थे कि फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, फॉर मिनिमम
फॉर मिनिमम वर्क इनपुट। क्लियर है ना? मिनिमम वर्क इनपुट के लिए हम आपको बताए थे कि इंटरमीडिएट प्रेशर कौन सा होता है, P2 को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर, क्योंकि एक कंप्रेशन 1 में जो हो रहा है कंप्रेशन प्रोसेस उसको डिनोट कर रहा है, और एक 2 में जो हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है, और इसके बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट प्रेशर। क्लियर है ना? जिसको हम लोग P2 से डिनोट करते हैं। क्लियर? दैट विल बी इक्वल टू, ये हम आपको प्रूफ किए थे कि ए होता है P1 इंटू P3, है ना? और यहीं से हम कंप्रेशन रेशियो को इक्वल किए थे कि इसको हम P2 स्क्वायर, P2 इज इक्वल टू रूट अंडर P1 इंटू P3। क्लियर है ना? अब इसको हम अगर स्क्वायर कर दें, P2 स्क्वायर कर दें तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो P1 इंटू P3। क्लियर? इसको आप लिख सकते हैं P2 इंटू P2, ये मेरा आ गया था P1 इंटू P3, यहाँ से P2 बाई P1 इज इक्वल टू P3 बाई P2 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ से हम लोग क्या शो करते हैं कि फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के लिए जो कंप्रेशन रेशियो होगा, है ना, कंप्रेशन 1 में जो प्रेशर रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर रेशियो इन कंप्रेशन 2। क्लियर है? तो यहां तक हम आपको डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में सारा पॉइंट हम आपको बता दिए थे। इसी में एक पॉइंट हम और जानना चाहते हैं कि इस केस में जब मिनिमम वर्क इनपुट और परफेक्ट इंटरकूलिंग की बात करेंगे तो जितना वर्क इनपुट हम कंप्रेसर 1 में देंगे उतना ही वर्क इनपुट कितना देना होगा, कंप्रेसर 2 में देना होगा। कहने का मतलब है कि हम ए बोल सकते हैं, पॉइंट में हम ए बोल सकते हैं कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, फॉर परफेक्ट intercooling and minimum work input है ना, WC1 इज इक्वल टू WC2। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है ना? अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं। आइए देखिए कैसे। अगर हम वर्क इनपुट इन कंप्रेसर 1 की बात करें WC1, तो इसका फार्मूला हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स, याद होगा क्या बताए थे, n/n-1 इंटू P1 V1, हम है ना, हम बताए थे आपको P1 V1, लेकिन P1 V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, mRT1। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं आइडियल गैस में PV इज इक्वल टू क्या होता है, mRT होता है ना? तो यहाँ पे हम लोग P1 V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, mRT1, और यहां पे आपका क्या था, तो प्रेशर रेशियो P2 बाई P1 पे पावर n-1 अपॉन n और -1। क्लियर है ना? तो ए मेरा था कंप्रेशन वर्क इनपुट इन कंप्रेसर 1। क्लियर है? अब हम अगर कंप्रेसर 2 की बात करें, WC2 की बात करें, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला तो सेम ही रहेगा, n/n-1। यहां पे mRT1 था। देखिए पहला जो कंप्रेशन प्रोसेस है 1 में, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो T1, दूसरा में कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0.2 से, तो हम लोग क्या लेंगे, T2। तो यहां पे आपका हो जाएगा mRT2। क्लियर है ना? इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, तो कंप्रेशन के लिए जो प्रेशर रेशियो होगा कौन सा होगा, तो इसको हम लोग जनरली 3 से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग P3 बाई P2 के टर्म में लिखते हैं, नॉट की P2 डैश बाई P1। हालांकि वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन जनरली हम लोग P3 बाई P2 लिखते हैं क्योंकि P3 भी P2 डैश के बराबर ही है, कांस्टेंट प्रेशर पे है ये। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो सेकेंड कंप्रेसर के लिए जो प्रेशर रेशियो हो जाएगा दैट इज P3 अपॉन क्या, P2। क्लियर है ना? तो ये मेरा हो जाएगा P3 अपॉन P2 पे पावर n-1 अपॉन n और -1। क्लियर है? तो ये फार्मूला होगा, है ना, वर्क इनपुट फॉर कंप्रेसर 1। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि किसके लिए निकालना है, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट। क्लियर है ना? तो परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें परफेक्ट इंटरकूलिंग का, तो अगर ये 0.1 पे टेम्परेचर T1 है और इंटरकूलिंग के बाद T2
टेम्परेचर है 0.2 पे। तो ये परफेक्ट इंटरकूलिंग कब कहलाएगा? यहाँ पे होता क्या है कि पहले आपको इन करता है कंप्रेसर 1 में, तो T1 टेम्परेचर पे इन किया, कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस हुआ, कंप्रेशन प्रोसेस होने में टेम्परेचर क्या किया? राइज किया। फिर उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर पे डिक्रीज करवाते हैं। तो ये जो आपका इंटरकूलर है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरकूलर। ये इंटरकूलिंग, परफेक्ट इंटरकूलिंग कब कहलाएगा? जब आपका इंटरकूल होने के बाद जो T2 का टेम्परेचर है वो किसके बराबर हो जाए? T1 के बराबर हो जाए। तो कहने का मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग, है ना, क्या बोल सकते हैं जी? फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग T2 इज इक्वल टू T1, है ना। एंड फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, देखो यहाँ पे फॉर मिनिमम वर्क इनपुट के लिए क्या होगा? P3 बाई P2 इज इक्वल टू P2 बाई P1, है ना। तो कहने का मतलब है एंड फॉर मिनिमम वर्क इनपुट, P3 बाई P2 इज इक्वल टू P2 बाई P1। क्लियर है? ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे अभी भी बताएं, कल भी बताए थे। अब देखिए ये दोनों कंडीशन अगर आप इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे जिस इक्वेशन में, तो ये आपको इसके बराबर हो जाएगा, इससे नो हो जाएगा। P2 के जगह, है ना, P3 बाई P2 जगह पे आप P2 बाई P1 लिख सकते हैं, तो P2 बाई P1 हो जाएगा। यहाँ पे चेंजेज है, T1 है, यहाँ T2 है, तो परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए T2 इज इक्वल टू T1 होता है। तो आप ये दोनों कंडीशन को यहाँ पुट करेंगे, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि WC1, हम यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर है ना, उसी चीज को आप इसको लिख सकते हैं कि WC1 WC2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये तो n बाई n-1 ही रहेगा इंटू एम आर T2 था, तो T2 इज इक्वल टू T1, तो यहाँ T1 हो जाएगा। और यहाँ पे P3 बाई P2 की जगह पे P2 बाई P1 लिख सकते हैं, तो ये P2 बाई P1 पे पावर n-1 अपॉन n और -1। क्लियर है ना। तो ये फाइनल आपका कंप्रेसर 2 का वर्क डन आ गया, है ना, जो कि आपको किसके बराबर है? कंप्रेसर ऑफ, है ना, वर्क इनपुट ऑफ कंप्रेसर 1 के बराबर है। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि यहां से WC1 इज इक्वल टू क्या हो गया? WC2। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ भी WC1 का जो फॉर्मूला है और WC2 का जो है वो दोनों क्या आ गया है? सेम आ गया है। कंडीशन आपको ध्यान में रखना है ना, कि दिस इज फॉर परफेक्ट इंटरकूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट। क्लियर है। तो एक छोटा सा आपका इसको समझना था जो हम आपको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, फिर हम आगे की टॉपिक पढ़ेंगे। 2 टॉपिक आप लोग को और पढ़ना है, बहुत छोटा टॉपिक है। पहला एक आइसोथर्मल इफिशिएंसी के बारे में थोड़ा सा जानना है, और दूसरा आपको जानना है फ्री एयर डिलीवर्ड, है ना। उसके बाद आपका एक कंप्रेसर क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी पहले इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे वो दोनों टॉपिक की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।